नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और आज इसी खास विषय पर जो हमारे मेहमान रहने वाले हैं वो है डॉक्टर चंचल ठाकुर जी। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं मैम के बारे में बताना चाहूँगा। ये मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक के पद में कार्यरत हैं। मैम, मेरा जो आज आपसे सबसे पहला प्रश्न रहेगा, आखिर जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आखिर ये है क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित का अर्थ होता है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी वित्तीय सहायता हम अपने लाभार्थियों को देंगे उसका एक अंश यानी कि एक भाग जो है वो केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है और कुछ भाग जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और कुछ भाग जो है लाभार्थी का भी रहता है। तो कहीं ना कहीं इस जो राज्य सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों के साथ जो मिलकर ये स्कीम चलाई जा रही हाँ, है। मिलकर जो स्कीम चलाते हैं वो केंद्रीय प्रायोजित योजना रहती है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो भी केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2020-21 में शुरुआत की गई है इस योजना की केंद्र सरकार द्वारा। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो मत्स्य पालन है वो किस स्तर पे किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का जो आप भौगोलिक संरचना देखेंगे वो काफ़ी वेरिड है, यानी कि काफ़ी उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। और जैसे आप अगर ऊपरी हिमाचल को देखें तो वहाँ पर आपको बर्फीले क्षेत्र मिलेंगे, और अगर आप थोड़ा लोअर एरियाज़ में जाएंगे तो जैसे बिलासपुर है, सोलन है, आपका ऊना क्षेत्र है, हमीरपुर है, ये थोड़े गर्म इलाके हैं। तो वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग ही जो है फिशरीज़ भी फॉलो होती हैं। इस कारण हिमाचल में आपको अलग अलग तरह की मात्स्यिकी देखने को मिलती है। जैसे अपर जो स्नोफेड एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ट्राउट फिशरीज़, या जिसको हम जनरल भाषा में कोल्ड वाटर फिशरीज़ भी बोल देते हैं। कोल्ड वाटर यानी कि शीत जल मात्स्यिकी, वहाँ पर ट्राउट प्रजाति की मछलियाँ पाली जाती हैं। फिर जो लोअर एरियाज़ हैं जो थोड़े कंपैरेटिवली वार्मर हैं, गर्म हैं, वहाँ पर आपको कार्प प्रजाति की मछलियाँ पालने को देखी जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास नदियाँ भी हैं। तो नदीय मात्स्यिकी भी है, जहाँ पर मछुआरे पालते नहीं हैं मछली, केवल पकड़ते हैं मछली को। और उस तरह ही आपके जो रिजर्वायर्स हैं, जलाशय हैं, तो जलाशय मात्स्यिकी भी आपको देखने को मिलती है। जैसे गोविंद सागर जलाशय है बिलासपुर में, आपका कांगड़ा ज़िला में पौंग जलाशय है, चंबा में आपके पास चमेरा है, फिर कोल डैम भी एक जैसे नया जलाशय बना है। तो इस प्रकार जो सारे जलाशय हैं उनमें भी मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इसमें पालना और पकड़ना दोनों तरह का रहता है। तो ये इस तरह के अलग अलग तरह की मात्स्यिकी देखने को मिलती है हिमाचल में। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे अलग अलग जो किस्में हैं मछलियों की पाई जाती हैं और अलग अलग तरीके से जो मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। एग्जैक्टली। मैम, अगर हम बात करें जो मत्स्य पालन जो योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, अगर किसी व्यक्ति को इसका लाभ लेना है तो वो किस तरह से ले सकता है और उसे कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है? मत्स्य पालन के बारे में सबसे पहले तो आप जब मन बनाते हैं कि हाँ मुझे इस व्यवसाय से जुड़ना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास भूमि होनी चाहिए यदि आप पालन में जुड़ना चाहते हैं। और भूमि के साथ साथ जैसे मछली है वो तो आपके पानी में ही पाली जाएगी, तो एक अच्छा जल स्रोत होना चाहिए। और कोशिश करें कि प्राकृतिक जल स्रोत हो, जैसे कि कोई आपके आसपास कोई नदी नाला हो, कुआं हो, झरना हो, क्योंकि जो प्राकृतिक जल स्रोत होगा वो प्रदूषण रहित हो। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कहीं पर कोई फैक्ट्री लगी है या कोई किसी प्रकार का प्रदूषित जल उसमें नहीं आना चाहिए। जो पीने योग्य अगर पानी नहीं है तो उसमें मछली नहीं पाली जाएगी, क्योंकि जो हम नहीं पी सकते यानी कि मछली भी उसमें जीवित नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ जल का होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल स्वच्छ जल और बिल्कुल फ्रेश वाटर होना चाहिए। जैसे कि आपकी ट्राउट मछली है जो ऊपरी आपका हिमाचल एरिया है, कोल्ड वाटर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर उसको कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर चाहिए, मतलब लगातार निरंतर बहता पानी चाहिए होता है। जबकि जो कार्प प्रजाति है वो तो फिर भी स्टैग्नेंट वाटर, कंपैरेटिवली स्टैग्नेंट वाटर्स में हो जाती है कि आपने कच्चा तालाब बनाया, उसमें पानी खड़ा है,
आप उसमें कॉमन कार्प हो गया, इंडियन मेजर कार्प्स होगी, ऐसे कार्प की प्रजातियों को पाल सकते हैं। लेकिन यदि आप ट्राउट पालन करना चाहते हैं ठंडे क्षेत्र में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आपने कोई टैंक भर दिया पानी का, उसमें मछली ज़िंदा रहेगी। उसका जो ऑक्सीजन डिमांड होती है, यानी कि उसको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए ट्राउट मछली को, वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तभी वो उसमें जीवित रहेगी। यदि ट्राउट का जो टैंक है उसमें आधा घंटा तक भी आपका पानी रुक गया, फ्रेश वाटर जो है, तो भी मछली की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जी, अगर जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश में किस स्तर पे अभी तक जो ये मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, और काफ़ी हमारे जो देश के अलग अलग कोनों में भी हिमाचल प्रदेश की जो मछलियाँ हैं उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल ना काफ़ी एक अच्छे स्टेट्स में माना जाता है हमारी कंट्री के, क्योंकि ये प्रदूषण रहित है, यहाँ का जलवायु बहुत अच्छा है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर ऐसे साफ़ सुथरे जलों से हमें मछली खाने को मिलेगी तो ऑब्वियसली वो फ़िश भी हेल्दी होगी, जी। और उनके लिए भी वो खाने में अच्छी रहेगी। अगर किसी प्रदूषित एरिया से आएगी तो उसके अंदर टॉक्सिन्स होंगे, तो वो उनको भी उसी तरह से लंबे समय में बीमारियां देगी। तो ये तो नेचुरल स्वाभाविक रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो एक अच्छी जगह से ही अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लेके आए। तो हिमाचल की मछलियों का तो इसमें डिमांड तो है। हाँ जी। अगर हम बात करें मैम, जो वित्तीय सहायता है जो इस स्कीम के थ्रू दी जा रही है, तो किस किस तरह की जो वित्तीय सहायता हमारे जो लोग इससे लाभ उठा सकते हैं? वित्तीय सहायता जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है वो 40% और 60% इस रेशो में दी जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी किसी भी यूनिट की, यानी किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 रुपये है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें से 100 रुपये में से 40 रुपये आपको अनुदान सहायता के रूप में मिलेगा, बाकी आपको अपने आप से खर्च करना होगा। चाहे वो आप अपनी जेब से खर्च करिए, चाहे आप बैंक के थ्रू लोन लेके करिए, तो वो है जनरल कैटेगरी मेल्स के लिए। अगर हम बात करें जो मैम पिछड़े वर्ग के जो हमारे जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा सहायता दी जाती है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया 40% जो है वो केवल आपके जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं जी। उनको दी जाएगी। यदि आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या महिला वर्ग है, इनके लिए जब आप अनुदान सहायता की बात करते हैं तो उन्हें 60% तक अनुदान सहायता दी जाती है। यानी कि 60 रुपये 100 में से आपको सरकार देगी और केवल 40 रुपये आपको अपनी जेब से खर्च करने होंगे। तो इस योजना में जो है हर वर्ग के जो लाभार्थी हैं उनका ध्यान रखा गया है। विशेषकर महिलाओं को इसमें काफ़ी प्रोत्साहित किया गया है। ये प्रथम योजना थी केंद्र सरकार की जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल विशेष तौर पर जो ध्यान वित्तीय सहायता देने का प्रावधान रखा गया, क्योंकि महिलाएं तो अब किसी भी वर्ग की हो सकती हैं। आप जनरल कैटेगरी की महिला भी हैं अगर यदि, तो भी आपको 60% सहायता मिलेगी। और इस कारण जो है लोगों के अंदर काफ़ी रुचि पैदा हुई है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यदि महिला के नाम पे वो कार्य करेंगे तो ज़्यादा सहायता मिलेगी। ऑल्दो ये है तो इतना अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल इसने वुमेन को काफ़ी एनकरेज किया है, आगे रोजगार दे रहा है हमारी महिलाओं को भी। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसके कारण। मैम, जैसे कि कोई हमारे किसान भूमिहीन है, उसके पास भूमि नहीं है, तो उसके लिए क्या कोई सरकार मदद कर रही है? बिल्कुल, जैसे बहुत सारी इसमें कंपोनेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर करता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जैसे कि आप तालाब का निर्माण कर सकते हैं, आप ट्राउट के जो रेसवेज होते हैं पक्के कंक्रीट के, उनका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको चाहिए भूमि। लेकिन यदि अगर आपके पास भूमि ना हो तो क्या फिर फिशरीज़ में नहीं आना है? ऐसा नहीं है। यदि आपके पास भूमि नहीं है तो आप गाड़ियों का भी प्रावधान है, यानी कि यू कैन गो फॉर व्हीकल्स लाइक इंसुलेटेड व्हीकल है, आपका रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, वो तो बड़े बड़े यूनिट हो गए 20 लाख 25 लाख वाला। यदि आपके पास बहुत ही कम पूंजी है या बहुत कम पैसे हैं तब भी आप इसमें इस योजना में जो है कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप साइकिल से भी शुरू कर सकते हो।
इसमें साइकिल के लिए भी आपके वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जैसे कि साइकिल में आप आइस बॉक्स लगा लो और थोड़ी बहुत ही मछली उसमें आइस बॉक्स में भर के आप डोर टू डोर जाके घर जाके होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कार्य शुरू कर सकते हैं। फिर मोटरसाइकिल्स हैं आपके पास, आपके 3 व्हीलर्स हैं, हर श्रेणी के जो लाभार्थी हैं उनके लिए इसमें ध्यान रखा गया है। छोटे से छोटे का भी और बड़े से बड़े का भी, करोड़ों के भी इसमें परियोजनाएं हैं और कुछ हज़ार की भी परियोजनाएं हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। मैम, अगर हम बात करें योग्यताओं की, कौन कौन जो व्यक्ति है जो इस स्कीम के लिए योग्य है और किन किन जो दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए? सबसे अच्छी बात है कि मत्स्य पालन में जुड़ने के लिए आपकी कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, कोई योग्यता फिक्स नहीं की गई है। बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, और साथ में अगर आपके अंदर वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल है, यानी कि आप एक उद्योगपति बनने का जज्बा रखते हैं, तो आप शून्य से भी शुरू करके बहुत आगे तक इसमें जा सकते हैं। तो ऐसी कोई योग्यता इसमें नहीं रखी गई है। बस इसमें आपको एक बेसिक स्किल है जो हम प्रदान कर सकते हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो आप विभाग को संपर्क करिए। हमारे बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लगभग हर ज़िला में हमारा कार्यालय है। सहायक निदेशक मत्स्य का कार्यालय है, मत्स्य अधिकारी हैं, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी हैं। तो उनका जो जानकारी है वो आप हमारी जो वेबसाइट है www.hpfisheries.nic.in, जिससे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या आप हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना वेबसाइट है उसके थ्रू भी डिपार्टमेंट्स के लिंक पे आप क्लिक करके उस पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आप ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं या हमारे कार्यालय में जाइए। और अगर जाना नहीं है तो दूरभाष भी हैं, उसमें संख्या हैं, तो आप उन पे भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं। मैम, जैसे कहीं ना कहीं इस फील्ड में मैम स्किल डेवलप होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आधुनिकीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से सहायता कर रही है? मत्स्य पालन में हम ना केवल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, लेकिन हम राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं जिसमें हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं लाभार्थियों को भी, और जो आगे आने वाले प्रोस्पेक्टिव लाभार्थी हैं फ्यूचर में, जिनको हम देखते हैं कि शायद वो मत्स्य पालन से जुड़ेंगे, तो उनको भी हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं निःशुल्क। और ना सिर्फ निःशुल्क देते हैं, उनको डेली अलाउंस भी देते हैं। पार्टिसिपेट करिए, हम आपको खाना भी खिलाएंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे। मैम, मैं जानना चाहूँगा किस किस जो हमारे प्रदेश के कहाँ पे जो ये जो कोचिंग कहाँ दी जाती है? जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हर ज़िले में दी जाती है। हर ज़िले में? बिल्कुल। आप हमारे जो ऑफिशियल जो वहाँ पर हैं कार्यरत है, जैसे आप जिस भी ज़िले से संबंधित हैं, मान लो आप कुल्लू से संबंध रखते हैं, कुल्लू में आपको कार्य करना है, तो आप कुल्लू में जैसे पतलीकुल नाम की जगह पर हमारा एक ट्राउट फार्म भी है, वहाँ पर उपनिदेशक मत्स्य बैठते हैं। आप उनके पास व्यक्तिगत तौर पर भी जा सकते हैं, या उनको फ़ोन कर भी आप बोल सकते हैं कि मैं इस तरह से इच्छुक हूँ और भविष्य में मत्स्य पालन से जुड़ने के लिए। तो जब भी कभी ट्रेनिंग कैंप का आयोजन होगा तो आप मुझे अवश्य, ही कैन गिव एन एप्लीकेशन, प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन दे दो या फिर वर्बली वैसे बात कर लो, तो वो तो कहीं ना कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने ही ज़िले में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। और स्टेट लेवल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, वो थोड़ी 3 दिन या 5 दिन तक की रहती है। यदि कोई ऐसा इतना दूर नहीं जा सकता है तो उनके ज़िला में जैसे 1 दिवसीय कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो आप अगर आप में इच्छा है तो आपकी हेल्प करने के लिए विभाग हमेशा बैठा है। अगर हम बात करें बेनिफिशरीज़ की, तो अभी तक हमारे प्रदेश में कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है इस स्कीम का? स्कीम में लाभ तो बहुत लोगों ने उठा लिया है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं जलाशय के रहते हैं, क्योंकि जलाशय में हमारे मछुआरे सबसे ज़्यादा कार्यरत हैं। तो हम उनको जैसे कि बोट्स ख़रीदने के लिए, बनाने के लिए पैसा देते हैं, नेट्स ख़रीदने के लिए, फ़िशिंग नेट्स जो होते हैं, जाल जो मछली पकड़ने के लिए, उनके लिए पैसा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें रहते हैं, जैसे 4-5 हज़ार के आसपास। बाकी आपके मत्स्य पालक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 6-7 हज़ार मिनिमम आपके हर वर्ष हम लाभार्थी इसमें लाभान्वित करते हैं
इस योजना के तहत। मैम, क्या इस स्कीम के तहत जो मछली जो बाज़ार है उनका भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है? कहीं ना कहीं जो हमारे जो किसान हैं वो इन समस्याओं से जूझते हैं, तो इसके लिए क्या कोई विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ना केवल पालन ही आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप मछली पालना नहीं चाहते हैं लेकिन आप बेचने का या इस तरह का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप फ़िश कियोस्क नाम पे एक एक्टिविटी है इसमें, जिसमें आप एक दुकान खोल सकते हैं। दुकान खोलने के लिए भी आपको पैसे बनाने के लिए, मतलब जो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके निर्माण के लिए भी पैसा दिया जाएगा। साथ में दुकान के अंदर जो सामान लगेगा, जैसे मानो आपको फ्रिज रखना है, आपको बर्तन खरीदने हैं उसको बनाने के लिए, इस प्रकार के लिए भी आप जो है सहायता के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अतिरिक्त बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने मछली मारनी नहीं है, हमने पकानी भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी है कि वो एक्वेरियम की भी शॉप्स खोल सकते हैं। नॉट ओनली शॉप्स, आप बड़ी मार्केट भी खोल सकते हो। इसमें करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, जैसे मान लो 1 करोड़ तक की एक छोटी रिटेल मार्केट आप खोल सकते हो, होलसेल मार्केट आप 50 करोड़ तक की खोल सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये योजना है, और छोटे जो निम्न स्तर के जो बेचारे लाभार्थी होते हैं जिनके पास उतना फाइनेंशियल मनी नहीं रहता, उनके लिए भी है। मैम, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में इस स्कीम के आने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं और कितने जो लाभ हैं हमारे प्रदेश के लोगों को मिला है? सबसे बड़ा बदलाव यही आया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विशेष इसके रूप में मैं कहूँगी, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है नील क्रांति का। नील क्रांति योजना जो है वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने चलाई थी, वो भी केंद्रीय प्रायोजित योजना थी। फिर वर्ष 2020 में उन्होंने उसको बंद किया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाए। तो इट वाज अ काइंड ऑफ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। लेकिन जो उसमें कमियां थी उनको इन्होंने इसमें इम्प्रोवाइज़ किया। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि इन्होंने महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया। ये चीज़ मिसिंग थी पुरानी योजनाओं में, तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की महिलाएं भी इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा रही है और आगे निकल कर आ रही हैं। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ा बदलाव और आया है कि नई टेक्नोलॉजीज़ को इसमें प्रमोट किया गया है, जैसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स हैं, RAS जिसको हम बोलते हैं। ये एक नई तरह की तकनीकें हैं जिनको हमने अब PMMSY के थ्रू जो है अब हिमाचल में लाया है। और बहुत सारे हमारे ज़िले हैं जैसे कुल्लू और किन्नौर है जिसमें हमने शीतजल RAS स्थापित किया है। और बायोफ्लॉक तो हमने लगभग हर ज़िला में छोटे, जैसे एक छोटा लघु बायोफ्लॉक इकाई जिसको हम बोलते हैं 7.5 लाख की है, वो भी शुरू करी है। और 50 लाख की भी हमने जो है बायोफ्लॉक इकाई पालमपुर ज़िला में। तो इसमें बड़ी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि कम पैसे वाले ही करेंगे, ज़्यादा वाले भी कर सकते हैं। तो हर वर्ग के लोग इसमें हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैम, अगर हम बात करें सब्सिडीज़ की, तो इस स्कीम में किस किस तरह की जो सब्सिडीज़ हमारे किसानों को दी जा रही हैं? सब्सिडीज़ निर्माण के लिए भी है, आपका गाड़ी खरीदने के लिए जो व्हीकल परचेज़ करने के लिए वो भी है, फिर आपकी मार्केट्स बनाने के लिए है, दुकान आपने खोलनी है उसके लिए भी है। इसके अलावा यदि आप लैब्स खोलना चाहते हो, लैब यानी कि टेस्टिंग लैब्स होती हैं, जैसे मान लो आपको वाटर पैरामीटर्स टेस्ट करने हैं, आपको सॉइल पैरामीटर्स टेस्ट करने होते हैं जब भी आप तालाब निर्माण मत्स्य पालन के लिए जाते हैं ना, तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स चाहिए होते हैं कि पानी का pH क्या होना चाहिए, DO क्या होना चाहिए, एल्कलिनिटी क्या होनी, तो वो डिफरेंट पैरामीटर उसी तरह सॉइल के भी रहते हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग लैब अगर कोई खोलना चाहता है तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। और मतलब इसमें बहुत सारी वेरिएशन है। एक और इसमें ख़ास बात है कि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो मछुआरे हैं, चाहे हमारे मत्स्य पालक हैं, सभी के लिए निःशुल्क बीमा भी किया जाता है। तो बीमा में जो है आप एक भी आपका कोई प्रीमियम का हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही प्रीमियम को शेयर करती है और आपको 5 लाख तक का इसमें बीमा दिया जाता है। सिर्फ आपका ये ऐसा ही नहीं है कि मृत्यु होने पर ही मिलेगा, यदि किसी प्रकार से आपकी आंशिक अपंगता हो जाती है, इस तरह के कोई कारण हो जाते तो भी उसमें हॉस्पिटलाइजेशन के भी आपके इसमें सभी चीज़ें कवर की जाती हैं। मैम, अगर बात करें कोई व्यक्ति इसकी शुरुआत करना चाहता है फ़िश फार्मिंग की, तो उसे शुरुआत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि उसकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, जो वाटर की भी टेस्टिंग होना आवश्यक है, और किन किन बातों का जो जानना बहुत ज़रूरी रहता है? सबसे पहले तो जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं
उनसे संपर्क करेंगे, फिर वो आपको अपने आप गाइड करेंगे कि आपकी साइट विजिट करते हैं वो, उसका सर्वे होता है, साइट का सर्वे, वो रिपोर्ट बनाते हैं पूरी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपके वहाँ पर मत्स्य पालन के बारे में जो है आपको गाइड किया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने कच्चा तालाब बनाना है लेकिन वहाँ पर वाटर रिटेंशन यानी कि पानी टिक नहीं पाता है, तो उसको भी चेक किया जाता है सॉइल को कि वहाँ पर पानी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। यदि जैसे कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का उसमें गड्ढा बना दिया जाएगा और उसमें ना 3-4 दिन के लिए पानी भरा जाएगा, यदि पानी का स्तर रह जाता है तो इसका मतलब वो वाटर रिटेन करेगा सॉइल, तो वो उसके लिए सही है मत्स्य पालन के तालाब बनाने के लिए। यदि नहीं रुकता है फिर क्या करें, फिर ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करना है, तो आप और तरह के यूनिट्स बना सकते हैं जिसमें क्या बायोफ्लॉक पॉन्ड बोलते हैं, जिसमें कच्चा तालाब बनाएंगे और उसमें पॉलीलाइनिंग की शीट लगाते हैं हम। और दूसरी एक बायोफ्लॉक यूनिट्स हो गए RAS जो मैंने आपको बताया, वो रेडीमेड आपके टैंक्स आते हैं, प्लास्टिक के या PVC के फाइबर ग्लास के टैंक्स आते हैं जो कि सिर्फ इंस्टॉल होने हैं। तो क्या मैम सरकार के थ्रू जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनको केंद्र सरकार ने बहुत सारी फर्म्स हैं जिनको एम्पैनल किया हुआ है। एम्पैनलमेंट का मतलब है कि उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और उनसे खरीद सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट जो है तो लगाना कहीं ना है। कहीं अगर हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हम निदेशालय से भी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा सिरमौर ज़िला में एक कोल्ड स्टोर बनना है, यानी कि शीत जल भंडारण जो है वो बनाया जाएगा, तो वो 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो लाभार्थी ने हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया और क्षेत्रीय अधिकारी जैसे वो भी इतना उनको नहीं पता था, तो उन लोगों ने हमें निदेशालय में संपर्क किया। तो जो एम्पैनल्ड एजेंसीज थे हम उनसे उनके लिए पूरा जो एस्टीमेट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, वो सारी बनवाते हैं और फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करने में पूरी हेल्प करते हैं अपनी तरफ से भी। तो लाभार्थी को ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको पैसे दे के वो दे के उनको छोड़ देंगे, उनको समय समय पर पूरी तरह से टेक्निकली भी सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियली तो किया ही जाता है। मैम अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में लोग इस स्कीम के लिए कितने जागरूक है, और अगर कोई व्यक्ति मैम इसके बारे में कोई जानकारी या कोई शिकायत करना चाहता है तो वो कहाँ से कर सकता है? जानकारी तो हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, उस पर हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ से भी ले सकते हैं आप। और शिकायत के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी को पता है, हमारे राज्य सरकार ने चला रखे हैं, तो शिकायत तो की जा सकती है। और अगर हम बात करें मैम जो लोग जागरूकता की, तो लोग इस स्कीम के लिए कितने जागरूक है खास तौर पे हमारे हिमाचल प्रदेश में? जागरूकता तो अब धीरे धीरे तो बढ़ रही है, हालांकि फ़िशरीज़ को लेके लोग इतने अवेयर नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे हर घर में खेत तो है, तो एग्रीकल्चर तो हर घर के अंदर है और लाइव स्टॉक भी हर घर में, गाय भैंस हर घर में देखने को मिल जाती है, तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री भी उसमें है। और जैसे कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फल अच्छे से उगाए जाते हैं, सेब खासकर, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं रहती लोगों को। लेकिन हाँ, फ़िशरीज़ एक विशेष तरह का व्यवसाय है, क्योंकि एक खाली ज़मीन के टुकड़े पे तो ये नहीं पाला जाएगा, या जैसे कि इसके लिए तो आपको पानी ही चाहिए। तो जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में होगा, जहाँ पर पानी का सोर्स अच्छा होगा, केवल वहीं पे फ़िशरीज़ लोगों को पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर हम फ़िशरीज़ कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे नील क्रांति के बाद काफ़ी लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, फिर नील क्रांति के बाद अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से और भी ज़्यादा लोगों में जागरूकता हुई है। मैम अगर आप कोई संदेश हमारे इस कार्यक्रम से देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही फ़िशरीज़ की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग फ़िशरी से जुड़िए, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और मछली एक ऐसा जीव है जिसको आप कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पक गई अभी काटो इसको, ऐसा नहीं है। आप जैसे मान लो मछली आज 250 ग्राम की होगी, आप तब भी उसका दोहन कर सकते हैं। यदि वो 1 किलो की है तब भी उसका वेट ही बढ़ेगा, उसके आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है फिशरीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अच्छा एक रोज़गार का बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल, एक यू कैन गो फॉर एन ऑल्टरनेट इनकम सोर्स। और जुड़िए और फिशरी से जुड़िए और हमें भी मौका दीजिए आपकी हेल्प करने का। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने जाना प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के बारे में, और साथ ही हमने जाना कि इस योजना के तहत हमारे प्रदेश के लोग कितना लाभ उठा सकते हैं।
दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।